मैं रहमतुल्लाह। मैं असद याकूब। आप ये दोस्तों आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल नहीं करते हैं, सब ठीक होंगे। चलते दोस्तों वीडियो में ट्रूथ ऑफ जिहाद इन कश्मीर बाई पाकिस्तान। अच्छा जी, देखते हैं दोस्तों वीडियो क्या है ट्रूथ जिहाद का कश्मीर के अंदर, तो सच्चाई क्या है असल में, वीडियो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज जो वीडियो लाया हूं ना, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैसल वारिच हैं, पाकिस्तान के जाने माने मैं कहूं कि पॉडकास्टर हैं, इंटेलेक्ट हैं, बहुत पॉइंट की और लॉजिकल बातें करते हैं। तो वो जुनैद अकरम जी के पॉडकास्ट में आए थे और उनके एक हिस्से पर मैं रिएक्शन कर चुका हूँ। एक और हिस्सा निकला है उसमें से, और ये कश्मीर और कश्मीर में पाकिस्तान के रोल के बारे में। अब दुनिया भर में अगर पाकिस्तानी ये कहते हैं कि जी हम कश्मीर में कुछ नहीं करते, हम तो जी कुछ नहीं भेजते, जो हम ये बातें सब करते हैं ना कि भाई 600 एसएसजी कमांडो आ गए, ये आ गया, वो आ गया, ये बातें बिना किसी बुनियाद के नहीं होती। और कई बार ना सबूत फौरन नहीं दिखाए जाते। सबूत तब दिखाए जाते हैं जब उसकी जरूरत होती है। और भारत का ये इतिहास रहा है कि भारत ने हमेशा सबूत दिखाए हैं। जब वक्त आएगा सारे सबूत आपके सामने होंगे। अब देखिए, ये जो वीडियो है ये कश्मीर के ऊपर है और किस तरह कश्मीर में पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन हैं वो किस तरह से घुसपैठ कराते हैं, पाकिस्तान से पाकिस्तानियों को भेजते हैं, आतंकवादी भेजते हैं, वहां पर लोगों हत्याएं करवाते हैं। इसका बहुत बड़ा प्रूफ फैसल वारिच खुद है। और कम से कम पाकिस्तानियों को इनकी बातें जरूर सुननी चाहिए, तब आपको समझ में आएगा चल क्या रहा है और आपको किस चीज का चूरन दिया जा रहा है कश्मीर के नाम पर। चलिए देखते हैं। हमारी गली में एक लड़का रहता था, उसका नाम था शाहिद। बाद में उसने अपना नाम खुद अडॉप्ट कर लिया, ताहिर कमांडो। अच्छा, वो बड़ा ही जिसको हम कहते हैं ना छुरेरा बदन का और एक्टिव और हंसमुख और सबको प्यार करने वाला बच्चा, नौजवान था वो, और मोहल्ले का बड़ा एक चहीता बच्चा था। लेकिन ज़ाहिर है बेलौस लोग थे, मेहनती थे, उनको ज़्यादा कश्मीर वालों ने उसको मुतासिर कर दिया। उसके पूरे घर की कमरे की जो थी दीवार थी, उस पर स्टिकर लगे थे इंडिया की बर्बादी वाले और क्लैशनकोव्स के, और जो लोग वहाँ पर शहीद होते थे। हमारे शहर से बहुत लोग जाते थे, उनको ट्रेनिंग मिलती थी हिज़्बुल मुजाहिदीन से भी, लश्कर तैयबा वालों से भी। तो वो अच्छा, जब आप बच्चे होते हैं स्कूल कॉलेज में, तो कोई ना कोई आपके मोहल्ले में कोई जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है कि आप उससे कुछ ना कुछ पूछने जाते हैं। तो उसके वालिद साहब मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, बहुत अच्छा उनका ताल्लुक़ था। तो मैं भी कभी कभार कोई चीज़ पूछनी होती थी तो उनसे पूछ लेते थे, क्योंकि पढ़े लिखे थे, वो पढ़ रहे थे उधर कॉलेज में। तो मैंने देखना कि इनके पूरे दीवारों पर ना ये जहादी स्टिकर हैं, ये। मैंने उनसे पूछना कि आप क्या है, उन्होंने मुझे बताया कि यूँ है। फिर वो तराने लगते थे। तो उनमें एक तराना तो आज तक मुझे याद है कि चीचन से कश्मीर तलक जंग हमारी जारी है। तो वो हम भी लहक के फिर साथ साथ गाया करते थे। तो ये जो गिना होता है ना, तराना, इसका रिदम और म्यूज़िक और फिर कुर्बानियाँ और फिर खून, और जब उसके साथ मैच होता है आपकी यूथ, तो वो एक डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट करता है सोसाइटी पर भी और उस नौजवान पर भी। और फिर जब नौजवानों को उस दौर में, उस एज में एक पर्पज़ मिलता है ना, तो ये एक ऐसा कम्बिनेशन बनता है जिसको कोई चीज़ और रोक नहीं सकती। तो ये हमारे साथ हो रहा था। तो वो देखते ही देखते वहाँ से चला गया ट्रेनिंग लेके, फिर वो कुपवाड़ा चला गया अंदर कश्मीर में। अब मैं तो, वो मुझसे 2-1 साल ही बड़ा था, तो लेकिन हम सारे मोहल्ले वाले उसके बारे में ना पूछते रहते थे कि ये कब आएगा। अच्छा, ये मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ आपको, इस तरह की कितनी ही दर्जनों कहानियाँ हैं मेरे पास। फिर एक दिन क्या हुआ कि पता लगा कि वो अपने डिवीज़न का जो है उसका कमांडर बन गया। फिर एक दफ़ा वो आया अपने घर, किसी तरह पता नहीं कहाँ से पार करके चोरी छुपे आया तो अपनी अम्मी से मिला, अपने अब्बू से मिला, रात को आया। और उसको उर्दू ज़ुबान भी भूल चुकी थी, पंजाबी भी उसको भूल चुकी। वो सिर्फ कश्मीरी बोलता था, अरबी बोलता था। यानी वो इतना जज्बाती और इतना मुखलिस इंसान। और ये कितने सालों के पीरियड में ज़बानें बोले? ये तकरीबन कुछ 6 साल का पीरियड है, बीच में 4 से 6 साल, मुझे एग्जैक्ट नहीं नंबर याद। यानी आप देखें कि 92 में वो गया है अराउंड अबाउट, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये है 98 के करीब के कहीं। तो ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ। तो वो जब आया तो ज़ुबान भी भूल चुका था। मैं ये सारी बात इसलिए बता रहा हूँ कि कितने पुरखलूस, कितने हीरे, कितने कीमती नौजवान थे जिनको हमने मैग्निफिसेंट डिल्यूजन्स, जिनको हुसैन हक्कानी साहब कहते हैं, उसमें उनको गवा दिया। तो फिर एक दिन पता लगा हमारे शहर में, वो हम उठे तो पता लगा कि वहाँ
पोस्टर लगे हुए थे कि ताहिर इनकलाबी, ताहिर कमांडो शहीद हो गए। अच्छा, अब उसके लिए प्रोग्राम हुए, उसके बैनर्स लगे। अब हमारा दिल तो खून के आंसू रो रहा था, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा बंदा था, पढ़ने वाला था, एनर्जेटिक था, आवाज़ अच्छी थी उसकी, तराने पहले गाने सुनाता था, फिर वो तराने सुनाता था। तो वो उसने मेरा बड़ा दिल तोड़ा कि यार ये इसने क्यों जान दी है। अच्छा, जब उसको पढ़ना शुरू किया, उसको गौर करना शुरू किया, तो पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि शाहिद की, जिसका असल नाम शाहिद था, इसकी कुर्बानी से क्या कश्मीर आज़ाद होगा, कैसे होगा? ये मैंने अपने इर्द गिर्द में बात पूछना शुरू की। तो उस वक्त एक मैगज़ीन निकला करता था पिंडी से, जहाद कश्मीर नाम से, और ज़ाहिर है आपकी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी इस्टेब्लिशमेंट फ़ौजी इसकी हेल्प करती थी। तो उस सिलसिले में मैं फिर उनसे भी बड़ा अच्छा ताल्लुक़ बन गया। मेरे वालिद साहब के पास वो मैगज़ीन आया करता था। फिर मैं जब लाहौर आया 99 में, तो यहाँ मैं जब आया तो यहाँ हमारे एक दोस्त थे अरसलान नफ़ीस साहब, वो ओकाड़ा में भी थे, इस्लामी जमीयत तलबा से उनका ताल्लुक़ था, वो मुझे जानते थे। वो मुझे ढूंढ ढांड के ले आए। उन्होंने कहा यार ये पढ़ने लिखने वाला बंदा है, तो हमारा एक बच्चों का मैगज़ीन है पैगाम डाइजेस्ट, उसमें ना आप आएँ यार, वो बंद है, उसके साथ अशफाक अहमद खान साहब के साथ काम करें। मैंने वहाँ काम शुरू कर दिया। अब ये हुआ कि मेरा लिखने पढ़ने का तो था शौक़, और शायराना तबीयत भी थी मेरी, शायरी भी थोड़ी बहुत करता था मैं। तो अब मुझे उसमें बहुत मज़ा आया। बच्चों का मैगज़ीन है, इसको ठीक करना है, इसमें कहानियाँ लिखनी हैं, एडिट करना है, टाइटल बनाना है, तो मैंने अपने आप को उसमें गोंद दिया। लेकिन इर्द गिर्द मेरे जो चेंजेस थी उनको तो मैं बड़े गौर से देख रहा था। शाहिद का दुख भी मेरे दिल में था कि यार एक बड़ा अच्छा नौजवान आया हो। अब एक नौजवान आता था और मेरे पास सज्जाद मैगज़ीन लेने, और वो मुझसे छोटा था। अब मुझे एक दिन आके कहने लगा, फैसल भाई आपका जहाद कश्मीर के बारे में क्या ख्याल है? आगे का आप सुने उससे पहले एक बात मुझे करनी है। ये जो बातें इन्होंने कही हैं, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इनकी आप बीती है, ये चश्मदीद हैं उस सारी चीज़ों के, और ये सबूत है भारत के उस दावे का जिसमें भारत कहता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अगर कोई फैला रहा है तो वो पाकिस्तान फैला रहा है। ये सबूत है भारत के उस दावे का जिसमें कहा जा रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में अशांति फैली है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। ये सबूत है, ये बातें, कि आपने हमारे खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर छेड़ रखी है। इससे जीता जागता सबूत और क्या होगा? और थैंक्स टू मीडिया कि ऐसे सबूत अब पाकिस्तान से बाहर आते हैं जो हमारे दावे को सही साबित करते हैं। जितने भी पाकिस्तानी ये बात सुन रहे हैं मेरी, वो सब जानते हैं कि अंदर ही अंदर वो इस बात के खुश होते हैं कि चलो कश्मीर में लगे हुए हैं, कश्मीर में हम भेज रहे हैं, वो सब जानते हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल फोरम पे बात होती है तो ये लोग छुपाते हैं, नहीं हम कुछ नहीं कर रहे, हम ऐसा नहीं ये तो जीता जागता सबूत है, चश्मदीद गवाह हैं, ये उसके सबूत हैं खुद। यकीन मानिए, भारत जो करता है वो एम आई नहीं करता। भारत कभी भी कोई चीज, कोई बात कहता है अगर, तो उसके पीछे लॉजिक होता है, उसके पीछे सबूत होते हैं, रेफरेंसेस होते हैं। अरे मानने को तो आपने करगिल में ये माना ही नहीं था कि आपके रेगुलर फौजी आए हैं, आपने तो कहा कि हमें नहीं पता। जब बाद में आपके फौजी मरने लगे, आपको लगा कि हम तो आराम से कब्जा कर लेंगे और बैठ जाएंगे, कुछ नहीं होगा, बाद में कह देंगे कि हमारे फौजी पहुंच गए वहां पे। तब आपको मजबूरी में मानना पड़ा कि यस, हमारे रेगुलर फौजी हैं यहां पर। पहले तो आपने सारी इंटरनेशनल मीडिया में ही कहा हमें नहीं मतलब, हम पता नहीं कौन है, वो मुजाहिदीन है जो भी है। फिर जब उनके मारे गए फौजियों के आई कार्ड आने लगे, उनके सारे नंबर आने लगे, तब आपको समझ में आया कि हम तो बुरी तरह फंस गए। यही चीज आप लोग जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, और ये इसका जीता जागता सबूत है जो बता रहे हैं कि मेरे जानने वाले गए, वो मारे गए, वो ये हुआ, वो बॉर्डर क्रॉस किया। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? मैंने कहा यार ख्याल तो ठीक है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? बस मैं शहीद होना चाहता हूँ। मेरा दिमाग, मेरे बाजू के बाल खड़े हो गए, मुझे शाहिद की पूरी बात याद आ गई। मैंने कहा यार नहीं करो यार, ये ठीक है नहीं, आप मुझे बताएं शहादत अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? मैंने कहा यार यकीनन तुमने जब ये ज़ुबान खोली है, तुम बहुत लोगों से बात कर चुके होगे, फ़ैसला ले चुके होगे, तो तुमने अपनी अम्मी से पूछा है? उसने कहा कि अम्मी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अल्लाह का हुक्म होना उसमें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं।
اب میں تو آلریڈی زخمی تھا اس بات پہ کہ یار یہ بہت بہت زیادتی ہو رہی ہے، اس طریقے سے کشمیر آزاد نہیں ہو سکتا. یہ کچھ لوگ ہیں جن کی ہیٹ اکانومی ہے. اس پہ بھی میں جو ہے نا اس پہ کچھ دیر بعد بات کرتے ہیں کہ ہیٹ اکانومی کیا ہوتی ہے. تو یہ ان کا کام ہے، لیکن میں اس کو سمجھا نہیں پایا. لیکن میں اس کو اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کوئی جو ہے شہادت اور جذبہ جہاد یہ کوئی غلط چیز ہے، کیونکہ میرے اوپر ایک فتویٰ لگ جانا تھا اور وہ جو ماحول تھا سارا وہ اس طرح کا تھا نہیں. بہرحال ایک دن مجھے پتہ لگا کہ وہ چلا گیا ہے. اس کی امی روتی دھوتی ان کو چھوڑ کے، اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا اس کو بھی چھوڑ کے چلا گیا. اب اس وقت تک جہاد کشمیر میگزین کی وجہ سے، کیونکہ میں بھی ایک میگزین کا ایڈیٹر تھا تو پنڈی میں بھی میرا آنا جانا تھا، تو میں ان کو جانتا بھی تھا وہاں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک نوجوان تھا اس وقت، اس کی عمر 26 سال ہوگی، 24 سے 26 سال. وہ نا اس میگزین کے آفس میں رینگتا ہوتا تھا. رینگتا کیوں تھا؟ رینگتا اس لیے تھا کہ وہ جہاد کے بیچ میں ایک دفعہ اس کو گولی لگی یا کچھ ہوا تو وہ برف میں گر گیا. برف میں گر گیا تو کئی گھنٹے تک اس کو اٹھایا نہیں جا سکا. تو اس کے وہ جو فروسٹ بائٹ تھی شاید کہتے ہیں اسے، اس کے ہاتھ اور پاؤں جل گئے، یعنی برف میں اس کے جل گئے. وہ اب اس فخر سے پورے دفتر میں یہ پھرتا تھا کہ دیکھیے میں نے اللہ کے راستے میں قربانی دی ہے. اب ظاہر اس کو تو یہی بتایا گیا تھا، لیکن فار وٹ پرپز تو کوئی نہیں ملا. اچھا میں یہ ایسے ضمنی آپ کو بات بتائی تو میں ان کے توسط سے پھر ٹریننگ کیمپس میں بھی گیا. وہاں میں نے بھی تھوڑی بہت لی ٹریننگ اور اس کو ایکسپیرینس کیا کہ یہ کیسے جاتے ہیں، بارڈز کیسے کراس کرتے ہیں. تو میں نے اس ساری چیز کو بہت قریب سے دیکھا، اور بھی اس کی بہت سی جو ہیں ڈیٹیلز ہیں جو کہ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب کبھی کوئی بک لکھیں گے تو اس میں یہ ساری باتیں آئیں گی. تو بہرحال وہ سجاد جو تھا نا وہ چلا گیا. مجھے وہاں پہنچ کے پتہ لگا، اگی کیمپ کا شاید تھا نام، تو وہاں بڑے بڑے لیڈر سے بھی ملے، صلاح الدین سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، اور بھی لوگوں سے. لیکن وہ اگی میں نہیں ہوئی، ایک اور جگہ. صلاح الدین صاحب وہ تکبیر والے؟ جی نہیں وہ جو مجاہد صلاح الدین. اچھا جو میں بات بتانا چاہوں، وہاں جا کے مجھے پتہ لگا وہ ساجد جو گیا تھا وہ تو بارڈر پر ہی پکڑا گیا تھا، اور وہ اس کو اتنا اذیتیں دے کہ اس بیچارے کو قتل کر دیا انڈین آرمی نے. ظاہر ہے ان کے لیے تو اس کے اوپر کوئی جنگی لاز اپلائی نہیں ہوتے تھے. ان کے لیے ظاہر ہے انسانیت کے تو ہوتے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ انفلٹریشن پکڑتے ہیں کہیں تو گھس بیٹھیے ان کو وہ کہتے تھے، تو اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. وہ ہارڈلی 22 سال کا تھا، اس کو بہت اذیت دے کے اس کو مارا گیا. لیکن اس کے گھر میں تو اس کو شہادت پسند تھی نا، اس کو شہادت پسند تھی، اس کو شہادت چاہیے تھی. انڈین آرمی نے اس کو شہید کر دیا. جاؤ بھائی تمہاری اچھا پوری کی جاتی ہے، جاؤ 72 حوروں سے ملو سیدھے. اور کیا چاہیے بھائی؟ جس چیز کی اچھا آپ کو تھی وہ اچھا پورن کر دی گئی انڈین آرمی کے دوارا. تو جن کو لگتا ہے کہ انہیں شہید ہونے کا بڑا فخر ہونا چاہیے اور بڑا ثواب ملتا ہے تو آئیے پلیز، آپ کو پہنچایا جائے گا اس جگہ پہ. لیکن اس کے گھر میں یہ بتایا گیا کہ وہ بارڈر کراس کرتا ہوا فائرنگ سے مارا گیا. اب یہ بھی میرے واقعہ سامنے تھا. تو جذباتی طور پہ انہوں نے مجھے بہت ڈیمیج کیا کہ یار یہ نہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. پھر جس گھر میں ہم رہتے تھے اکاڑے میں، وہ میرے والد صاحب نے جن سے خریدا تھا صفدر صاحب سے، ان کا بیٹا بھی کشمیر میں شہید ہوا تھا. یعنی ایک میں نے اپنے بچپن میں 20-22 سال تک کی عمر میں، 25 سال تک کی عمر میں ایک ایسا انوائرمنٹ دیکھا تھا کہ یوتھ کے پیشن کو ود پاور آف ردم اور بلیف کی پاور کے ساتھ کس طرح سے مس یوز کیا جا رہا ہے. بعد میں پھر جب ان چیزوں کو ڈیپلی سائیکولوجیکلی فلاسفیکلی پڑھنا شروع کیا تو مجھے پتہ لگا کہ ہر نیشن کسی نہ کسی نعرے پہ اس نیشن کی اسٹیبلشمنٹ اپنے مقاصد کے لیے نوجوانوں کو کتنی آسانی سے استعمال کر سکتی ہے. کیونکہ نوجوان کو ایک آپ پرپز دے دیں جیسے ہی وہ بڑا ہو رہا ہے تو خون کی رفتار تو بہت ہے نا جسم میں اس کے دوڑنے کی، اس کو ایک پرپز پتہ لگ گیا. اس کے بعد اس کو ردم میں 2-4 جملے بھی دیں تو اب اس سے جو مرضی آپ کروا لیں. اس کو سمجھتے بہت ٹائم لگے گا. تو وہاں سے آنے کے بعد میرے ارد گرد کے سب لوگوں کا پرخلوص رویہ اور ان کو مس گائیڈ دیکھنے کے بعد میں 180 ڈگری پہ اپنے آپ کو چینج کرنے پر مجبور ہوا کہ یار یہ جو یوتھ ہے نا اس کو کہاں استعمال ہونا چاہیے، اور دنیا کی بہتری جو ہے وہ کس چیز میں ہے، انسانیت کی بہتری کس چیز میں ہے. کیا اس چیز میں ہے کہ تمام ریلیجنس کے لوگ اپنے نوجوانوں کو جذباتی کر کے اور اپنی سائڈ کی سٹوری سنا کر اور دوسرے سے آپ ان کو دیوار سے ان کو ٹکرا دیں یا 1000 سال لڑنے کے لیے ان کو تیار کریں. فار واٹ گڈ؟ نتھنگ. تو یہ وہ میری ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کے اوپر میری ابھی ویڈیوز اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو غزہ کے لوگوں کے لیے، ایران کے لوگوں کے لیے اور پاکستان میں اقلیتوں کے لیے، سب کے لیے ایک ہمدردی نظر آتی ہے. چلیے دوستو ویڈیو ختم ہو گیا اور باتیں آپ نے سن لی تو آپ کو سمجھ میں آ گیا آخر سے بات میں کہ یہ سب بکواس کی بات ہے.
یہ جو جہاد کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. ارے میں پاکستانیوں سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ 76 ایئرس میں ایسا کر کے آپ نے کیا حاصل کیا؟ آپ میری بات کو ایز اے انڈین مت لیجیے، آپ میری بات کو ایک ہوا میں آئی ہوئی بات لیجیے اور اس پر اپنے پاکستانی نظریے سے سوچیے کہ 76 ایئرس میں کشمیر کے نام پر جو آپ لوگوں نے کیا ہے یا جو کر رہے ہیں یا جو کرنے والے ہیں، اس کے اثرات کیا ہوئے ہیں. کچھ حاصل ہوا ہے، کچھ کھویا ہے. اس کو اینالائز کیجیے. کچھ پایا ہے یا زیادہ کھویا ہے؟ اب ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ساتھ میں اس بات کا بھی نکالیے، اس بات کو بھی کہ جتنے جہادی گروپ کے جو چیف ہیں ان کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ان کے بچے آپ کے ساتھ جہاد میں جا کر لڑتے ہیں؟ کیا ان کے بچے وہی کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں؟ مجھے یاد آ رہا ہے سید صلاح الدین جو ایک آتنکوادی ہے، پاکستان میں ہی ہے، پاکستان میں رہتا ہے، اس سے یہ سوال ایک شاید وضاحت خان تھے یا جو بھی تھا، اس نے پوچھا تھا. سنیے ذرا کیا ہوا تھا اس میں. اگر جہاد ہر ایک کا فرض ہے, what are your own sons doing not fighting jihad? What are they? ایک آپ کے ماشاءاللہ سے one of your sons is a doctor, one of your sons ماشاءاللہ سے is an engineer. ٹھیک ہے جی, پڑھ رہے ہیں, they're working on their own, good for them. مگر اگر سید صلاح الدین کشمیر کا سب سے بڑا جہادی آؤٹ فٹ کا سپریم کمانڈر ہے, اس کے ماشاءاللہ سے جو 5 بیٹے ہیں, وہ جہاد کے باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ اگر جہاد از اے والنٹری افیئر, میری خواہش ہے کہ کم از کم میرے پیچھے ایک بیٹا, لیکن ہی از ناٹ ایگرینگ ود دس. وہ کہتا ہے آپ نکلے ہوئے ہیں, میں اپنے پیچھے کو, بچوں کو, اہلیہ کو پال رہا ہوں. سن لیا آپ نے؟ تو یہ سوال ڈھونڈیے کہ آپ ہی کیوں, ان کے بچے کیوں نہیں؟ ان کے اپنے بچے کچھ اور ہیں اور آپ کیڑے مکوڑے ہیں. آپ بھی تو کسی کے بچے ہیں, آپ بھی تو کسی ماں باپ کی اولاد ہیں. آپ کے ماں باپ نے سپنے دیکھے ہوں گے اپنے بچوں کے لیے کہ وہ بڑا ہو کر کچھ ایسا کرے گا, ویسا کرے گا. سرچ کیجئے, بھاگیے مت کبھی کسی چیز کے پیچھے, اور اس کا رزلٹ دیکھیے کہ ہسٹری میں رزلٹ کیا ملا اس پر کرنے سے. کیا اس راستے پر چلنے سے رزلٹ ملا؟ نہیں ملا, فوراً وہ راستے پر چلنا بند کر دیجیے. اب یہ باتیں آپ کو کتنی سمجھ میں آئیں گی مجھے نہیں پتا ہے. دوسری بات دیکھیے, یہ جو لائف ہے نا, لائف بڑی قیمتی چیز ہے. آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ اگر اس دھرتی پر سانس لے رہے ہیں, یہ کتنی انمول چیز ہے. آپ ذرا ان کروڑوں لوگوں کے بارے میں سوچئے, کروڑوں آتماؤں کے بارے میں سوچئے جو پیدا ہی نہیں ہو پائی. ان میں سے آپ ایک لکی ہیں جو پیدا ہوئے, اس دھرتی پر آئے, سانس لے رہے ہیں, زندگی دیکھ رہے ہیں, اپنی سوچ آگے بڑھائیں گے, آپ کچھ نیا کریں گے. وہ کروڑوں تو پیدا بھی نہیں ہو پائے بیچارے, آپ پیدا ہوئے. تو آپ پر ذمہ داری ہے اس لائف کو خوبصورت بنانے کی. لیکن آپ کے کسی ایک قدم سے آپ کے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ کے ماں باپ کو زندگی بھر غم اور دکھ میں جینا پڑتا ہے. آپ سوچیے کبھی اس بارے میں. اب وہ جو جن کے بارے میں بتایا, وہ اس کی امی پر کیا گزری ہوگی, اولاد گئی. ہو سکتا ہے اس پر آپ کو اور بھی بھڑکایا جائے گا, نہیں ہم تو یہ, بھائی جس چیز کو آپ نے کبھی دیکھا نہیں, کبھی جانا نہیں, کبھی سمجھا نہیں, اس نے جو لائف دی ہے وہ اس کو پورا کرو نا. جو لائف دے کر آپ پر ذمہ داری سونپی گئی ہے, اس ذمہ داری کو پورا کرو, آپ سمجھو گے. اور رہی بات جموں کشمیر کی, 76 سال کے 76,000 سال آپ کرتے رہ جائیں گے, گھنٹہ کچھ نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ صرف آپ کو کٹ پتلی بنا کر آپ کا استعمال کرتے ہیں. آپ کی جان جاتی ہے, آپ کے بھائی کی, آپ کے بیٹے کی, ان کے بچوں کی جان نہیں جاتی. سوچئے گا, اور یہ انٹرویو پورا جا کر دیکھیے, بہت
जबरदस्त इंटरव्यू है, आंखें खोलने वाला है। पाकिस्तानियों तुमसे कह रहा हूं, और ये हमारे लिए सबूत है। तो भारत के लोगों एज ए सबूत इसका इस्तेमाल करिए और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय। तो जो दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। असल भाई उस मौलाना की बात हुई, वजाहत एक सेकंड वजाहत तैस खान का भाई भला शुक्रिया, थैंक्स। कुछ ने ये इंटरव्यू और लोग साहब का भी थैंक्स, उन्होंने ये इंटरव्यू हमें दिखा दिया। उसका एक बेटा इंजीनियर है, डॉक्टर है, बाहर पढ़ रहे हैं और दूसरों को तरकीब देते हैं जिहाद की। ये तो आपको असल भाई एक शायद याद हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या कि एक बच्चा गुड़ खा रहा था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नसीहत नहीं की थी, मना नहीं किया था गुड़ खाने से, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस दिन गुड़ के साथ मतलब गुड़ को तनावल फरमाया था। ठीक है, तो बात मेरा ये दलील देने का मकसद ये है कि दूसरे के बच्चों को जिहाद का दरस देना, खुद के बच्चे इंजीनियर डॉक्टर फिर मुल्क, ये तो नहीं चलेगा, ये तो फिर दो नंबरी है। जिहाद की बहुत सी किस्में मैं हकीकत में बताऊँ, लेकिन जो सबसे बड़ा जिहाद है ना वो है अपने आप को ठीक करना और अपने आप को इस्लाम के मुताबिक ढालना, उस दायरे के अंदर है ना उससे बाहर न जाना, आप खुद को भी रखना और अपनी औलाद को भी। डॉक्टर इंजीनियर बनना कोई मतलब कि गलत बात नहीं है, लेकिन आपका सवाल ये था कि आपके बेटे डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं और लोगों मेरा नहीं है, लोग सर का भी सवाल सोचो। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मिस्टर लोग की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कि आपके बेटे डॉक्टर इंजीनियर और लोगों के बेटे जिहादी, ये क्यों? मैंने अक्सर ये बात की है कि अगर मैं अपनी ज़ाती राय पेश करता हूँ कि मैं अपने दिल में ये सोच कर जाता हूँ कि मुसलमान की मदद के लिए मैं जा रहा हूँ, ये मेरा ख्याल है, ये लाजम नहीं है कि मेरा ख्याल हर एक के दिमाग में हो, हर एक बंदा ये काम करे। तो ये मेरा फैक्ट है, ये मेरा कसूर है या ये मेरी गलती है या ये मेरा अपना फैसला है, वो मेरा अल्लाह बेहतर जानता है कि जो मेरे दिल में वो मेरा खुदा जानता है, वो कोई और नहीं जानता कि मैं वहाँ लूट मार करने के लिए जा रहा हूँ, लोगों को नाकत्ल करने के लिए जा रहा हूँ या क्या दिल में इरादा लेकर जा रहा हूँ। दूसरी बात आ गई कि इन मौलाना के बेटे हाफ़िज़ सरकारी बनते हैं और ये खुद जहाज की बातें करते हैं, ये इनकी अपनी ज़ात पर डिपेंड करता है मेरे भाई। अगर तो ये खुद भी जाकर जिहाद करते हैं, खुद भी उसमें हिस्सा लेते हैं और बेटों को कहते हैं लेकिन वो इनके मतलब बात इनकी नहीं मानते, तो उन पर ये जबर नहीं कर सकते मेरे भाई, ये हकीकत है। और दूसरी बात, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर आपके बेटे आपके इस अमल पर आपके कह पर नहीं आते हैं तो भाई उससे ला ताल्लुकी इख्तियार करो। नहीं वो तो कह रहा है कि भाई मेरे बेटे या मेरे जो उन्होंने ये क्लेम किया कि वो पीछे जो घर का सिस्टम है वो भी तो चलाना है, तो जो जिनके जवान बच्चे चले गए हैं, जिनों की शादियों घर का एक मिनट यार मेरी बात सुन ले, घर का सिस्टम चलाना है, मालूम करना है घर का सिस्टम कैसे चलता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से फौज लेकर निकलते हैं, पीछे कौन बचते हैं? बच्चे, बूढ़े और औरतें, जवान एक भी नहीं बचता। घर का सिस्टम किसने चलाना? यही वो मेरे अल्लाह ने चलाना होता है। यही बात ना कि हमें सबसे पहले अपने आप को पहले रखना चाहिए कि यार वो बात मैंने कर दी यहाँ पर, और आप मसला आ जाता है कश्मीर में जिहाद करने का। वो वाकया भी सुना रहे थे, वो वाकया जो पीछे सुना रहे थे। क्या अच्छा यार तुम्हारा दिल, फैसल बड़ायच, फैसल बड़ायच की बात कर रहा हूँ, तुम्हारा दिल नहीं मुतमईन हुआ, तुम नहीं गए, ये तुम्हारा फेल है। उसको पाकिस्तान आर्मी ने कहा था कि तुम चले जाओ, या उसको किसी मौलाना ने फतवा दिया था? मौलाना ही मेरे दिमाग है ना, दिमाग को खराब कर मेरी बात सुनो, उसे किसी मौलाना ने फतवा दिया था कि तुम पर जिहाद फर्ज होता है? नहीं, उसने वो आर्टिकल पढ़े, वो मैगजीन पढ़ी, उसका दिमाग मतलब उस तरफ गया कि मैं चला जाऊँ, लेकिन उसे उसके बारे में सही नॉलेज होना चाहिए। जिहाद दोनों तरीक़ों से जायज़ है। आप अकेले 1% चले जाते हैं, अपनी ज़ात लेकर चले जाते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन सबसे मजमूआ और जामे तरीका ये है कि आप इस्लामी फौज तैयार हो, वो ऐलान करे जिहाद के लिए, तो आप उसमें शामिल हो, आप उनके साथ मिलकर जिहाद करें, तो उस जिहाद का सवाब और है और उस मज़ा और है। और जो आप अकेले करते हैं मेरे भाई, उस जिहाद का आपकी ज़ात के सिवा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, यानी कि कश्मीर पर जिहाद वाजिब है, फर्ज है, हर उस जगह पर वाजिब और फ़र्ज़ है जहाँ पर मुसलमानों पर ज़्यादती और जुल्म जो कश्मीर पर पहले जिहाद होता रहा या अब हो रहा है, जो हम फतवे दे रहे हैं हमारे मौलवी,
उधर मुसलमान बच्चियों पर जुल्म हो रहा है, तो क्या बलूचिस्तान पर जिहाद नहीं होता? फिर उधर भी तो बच्चियों पर जुल्म हो रहा है, मिसिंग पर्सन पर जो यार जिस जगह मैंने बात की, जिस जगह मुसलमान पर जुल्म तो ये बलूचिस्तान के लिए क्यों नहीं जिहाद करते? फर्ज ये फ़लस्तीन के लिए आप जिहाद क्यों नहीं करते? हमारी ये सारी करने चाहिए। मैं इस बात को 100% ठीक कहता हूँ। फ़लस्तीन का काम मार के यहाँ फलस्तीन के लिए आपको मेरे भाई हुकूमत को मजबूर करना पड़ेगा, सारी अवाम को मिलकर, कि भाई हमें इजाज़त दो या खुद जाओ। दोनों में से एक काम करो। इस हक में मैं भी हूँ, अगर इजाज़त मिलती है तो भाई मैं खुद जाऊँगा। रहमतुल्लाह कुछ बोलने वाले थे। देखिए कि आपने बात की बलूचिस्तान की, तो वहाँ पर भी हमें निकलना चाहिए और उनको उनका हकूक़, पहली बात तो हमें अपना हकूक़ नहीं मिले, अपने हक में जो है वो नहीं मिल रहा। तो जिहाद की बात ये मैं कहता हूँ कि वहाँ पर है जो गैर मुस्लिम एक मुस्लिम पर जुल्म करे, ये तो हमारे अपने ही जुल्म है, तो हमें इसे सॉल्व करना चाहिए इसको भी। रहमतुल्लाह 2 नंबर में कभी भी ये नहीं आया कि गैर मुस्लिम पर, हमेशा ये बात की गई है कि अगर एक इंसान चाहे वो गैर मुस्लिम है, ये बात मेरी याद रखना, एक इंसान चाहे वो गैर मुस्लिम है, एक आबादी एक कम्युनिटी आपसे मदद मांग रही है और उस पर जुल्म हो रहा है, चाहे वो इस्लामी कंट्री के लोग कर रहे हो, मेरे भाई तो इंसाफ कीजिए वहाँ जाकर। वो तो बात मैं कर रहा हूँ कि इंसाफ जो है वो तो मिलना चाहिए, तो मैंने पहले शुरू से बात की है। तो जहाद क्या फिर- है? फिर- जहाद कत्लो गरत का नाम नहीं है, जहाद इंसाफ का नाम है मेरे भाई। और वैसे तो मुंह से तो फिर इंसाफ कहने से मिलता नहीं है, फिर मजबूरन करके ये काम दिखाना करना- पड़ता है मेरे फिर भाई। करना पड़ता है, फिर बात मानते हैं। उस इंसाफ में आपसे जंग होती है, करें। उस इंसाफ में आपसे बातचीत के जरिए बात हल होती है, करें। जो तरीका लगता है अपनी जान को भी पेश करना पड़े तो पीछे ना हटें। और जहाँ तक बात है फ़लस्तीन की, तो वहाँ पर तो मैं कहता हूँ कि वाजिब हो चुका है, कब का हो चुका है। और इसमें हमारे मौलाना खामोश है। नहीं, फजल रहमान तो काफ़ी बोल रहे हैं आपको, और TRP जो है उसने भी धरना दिए रखा है। तो हमारी मैं कहता हूँ कि इस पर पूरी कौम को निकलना चाहिए और गवर्नमेंट को तंग इस पर मजबूर करना चाहिए। मौलाना जितने मुफ्ती हैं पाकिस्तान की, जितनी मुफ्ती कौंसिल है, सब इकट्ठे बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और इकट्ठा ये एक फतवा देना चाहिए कि फ़लस्तीन के लिए निकलो, जिहाद फ़र्ज हो चुका है, ठीक है ना? क्योंकि उन पर जुल्म हो रहा है, निहत्ते हैं, उनको दवाइयाँ नहीं दी जा रही, उनको जो है फैसिलिटीज़ उनसे छीनी जा रही हैं, उनको बच्चों को मारा जा रहा है। निकलो। तो मैं देखता हूँ कितने लोग नहीं निकलते। यार कितनी अपना रहमतुल्लाह मैं तुम्हें एक बात इसराइल बता की दूं। जो है पब्लिक कितनी है। मेरी बात सुन लो, मैं पूरी दुनिया को कहता हूँ, जो भी चाहे मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, बिजली की कड़क से तेज़ है अल्लाह की पकड़, ये हमेशा याद रखना। आग के झपकने से 100 गुना तेज़ है अल्लाह की पकड़, और ये उस मुसलमान पर भी आ सकती है जो सब कुछ जानते हुए अपने हाथ में हथियार लेकर की मदद के लिए नहीं जाता। उसके पास उसमें चाहे वो हुकूमत का हिस्सा हो, चाहे मैं हो, चाहे भाई रहमतुल्लाह आप हो, या मेरी चाहे बात- जो पर्सन भी हो, मेरी बात तुम ये बताओ, इसमें तो हम भी शामिल होते हैं। बिल्कुल शामिल क्या होते हैं आप मेरे जा भाई। सकते हैं इस वक्त फ़लस्तीन में, गजा मैं में? वही बात कर रहा हूँ कि हमें हुकूमत को मजबूर करना चाहिए, हमें प्रोटेस्ट करके बाहर आना चाहिए। हमारे मौलाना को बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सीरियस होकर करनी चाहिए और आवाम को आगाह करना चाहिए कि हमारी रियासत इस्लाम से दूर हट चुकी है, अपने मफादात को लेकर अपने घर में बैठी है, बच्चों को उस यूरोप के भाई- कंट्रीज में जाकर प्रॉपर्टीज खरीद कर देती है और हम पर मुसल्लत करती है। मैं अच्छा आपको एक टॉपिक से हट के क्वेश्चन बात करने लगा हूं। एक क्वेश्चन मेरा, लोग साहब ने भी ये क्वेश्चन छोड़ा, मैं भी छोड़ा हूँ। 76 साल से हम तकरीबकारी कर रहे हैं इंडिया की, ये कश्मीर उन लोगों को की। लगता तो है आज तक हमने क्या हासिल किया? यही मसला, ये मसला जो हम फलस्तीन के लिए करते हैं मेरे भाई, ये पूरी कौम को मिलकर वैसे भाई एक सेकंड, मैं मेरा सवाल है लोग साहब ने भी पूछा, आज तक हमने क्या हासिल किया? कुछ हासिल किया 75-76 साल में? उसकी इंडिया ने एक क्या हासिल कर लिया? एक मिनट वेट भाई, एक रहमतुल्लाह। उसकी बात। अच्छा बात करें आप। इंडिया भी तो रट लगाई है गिलगित बल्तिस्तान के, आज़ाद कश्मीर के हमने लेना देना ले लिया। इंडिया तकरीबकारी करवाता है? क्यों? इंडिया इंडिया से जो कुछ होता है वो इंडिया करवाता कहता है जिहाद फर्ज होगा गिलगित बल्तिस्तान पर। तो जहाँ तो है ही मामला गजवा मुसलमानों के। चले, गजवा हिंद पे होगी, करो गजवा पाकिस्तान करो, कहता है। आप कहते हैं, इंडिया आप कहता करवाते नहीं है, हैं। मेरी बात सुनो, वो भी इंडियन, मैं उनकी भी मिसाल अभी दादा दूं। रिपोर्ट आप मेरी बात सुनो, उनकी एक मिसाल बिल्कुल अमेरिकन सियासी है, ये पीछे रहकर काम करते हैं, ये फ्रंट पर नहीं आते मेरे भाई। अच्छा,
یہ پیسہ دے کر کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ اپنے لوگ نہیں بنوائیں گے. جب یہ اپنے لوگ بنوائیں گے تو یہ ثبوت پیش کریں گے دنیا کو. یہ حقیقت ہے میرے بھائی. بات یہ ہے کہ اگر انڈیا اور یہ بے وقوف اپنے لوگ مرواتے ہیں اور دنیا کا ثبوت پیش کرتے ہیں. ہم انڈیا کے اندر تقریب کاری کر رہے ہیں اتنے سالوں سے، تبھی تک ہم کچھ بھی حاصل کر پائے، بلکہ ہمیں نقصان اٹھانا پڑا الٹا، کیونکہ ہم فیٹم میں رہے، ہمارے تو اور سنکشن لگے. تو ہمیں اب سوچنا پڑے گا کہ یا تو پھر ٹوٹلی ان پر حملہ کر دو کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے، یا پیچھے ہٹ جاؤ. یہ جو کیا کہتے ہیں مطلب عورتوں کی طرح پیچھے سے وار کرنا، گندے اسٹیٹمنٹ دینا ایک دوسرے پہ، مطلب یہ عورتوں کے مردوں کی طرح سامنے جاؤ، لڑو، یا مر جاؤ یا مار دو. یہ تو اب میرے بھائی دونوں طرف سے ہے. اگر انہوں نے یہ کام کیا تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ افغانستان کو کتے کی طرح سہلا رہے ہیں اور بھگا رہے ہیں. وہ بھی تو یہی کام کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں بھائی افغانستان بنگلہ دیش میں آج تک انہوں نے کیا کیا ہے؟ حسینہ واجد جو ہے ان کے ساتھ ان کا کیا سلوک رہا؟ انہیں اسی لیے بیک سے مدد ملتی رہی ہے کہ آپ ادھر بھونکیں گے. اس طرح آپ بات نہیں، حسینہ واجد نے پاکستان کے خلاف کبھی اسٹیٹمنٹ کوئی کیوں نہیں دی ہے؟ کب دی ہے؟ یہ جو پچھلے دنوں وہ یار اب ہوئے ہیں جب پروٹیسٹ ہوئے. یہ جو پروٹیسٹ کرنے والے بندے تھے ان کو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا ان لوگوں کو مارو، ان رضاکاروں کو جو پاکستان آرمی کا ساتھ دینے والے یہ لوگ ہیں ان کو گولیاں سے مارو. یہ کہا تھا کہ بھائی ہم نے آج تک کشمیر سے کچھ حاصل نہیں کیا. ہم نے اپنے بلکہ جو لوگ مروائے، بلکہ ہم نے فیٹم میں لگوائے، اربوں ڈالر کا ہمارا نقصان ہوا، لیکن ہم ایک رتی ماسا بھی انڈیا کا کچھ بگاڑ نہیں سکے. انڈیا ہمارا کیا بگاڑ سکا؟ مجھے ایک بات بتا دو. بتا تو رہا ہوں بھائی، فیٹم میں یہ ڈیورنٹ لائن ہے، یہاں سے اتنے کلومیٹر آگے ڈال دی. ڈیورنٹ لائن تو افغانستان اور پاکستان کے درمیان ہے. مطلب کہ یہ پاکستان ایل او سی جو ہے یہ پاکستان کی طرف انہوں نے ڈال دی ہے. یہ کشمیر کے حصے کو اتنا اور انہوں نے قابض کر لیا ہے، یا لاہور کی اس سرحد سے اتنے ہی آگے چلے گئے. کیا جتنا ڈیمیج انڈیا نے آپ کو دے دیا نا، تو فیٹم میں رکھ کر یا آپ کی چھوی خراب کر کے امیج خراب کی ہے، بلکہ آپ انہوں نے کی خود کیا آپ نے، انہوں نے صرف اجاگر کیا کہ یار دیکھو یہ اس طرح کریکٹر کے بندے ہیں. ثبوت، ہاں ثبوت کی بات بھی کی لوگ سارے. ہم اکثر کہتے ہیں ثبوت دو ثبوت دو، تو لوگ سمجھتے ہیں ثبوت جب موقع آتا ہے تب ہم ضرور دیتے ہیں. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا UN میں UNSC میں ہم ثبوت دیں گے اور پاکستان کو پھر گھٹنوں پر لائیں گے. لاؤ چلیں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں. نائب صاحب